नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन करते हुए आज की क्लास में हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका टेस्ट होगा। लगभग 80% हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाषा विज्ञान से संबंधित पहले हम प्रश्नों को कर चुके हैं टेस्ट के थ्रू। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हम करते हुए आगे बढ़ेंगे, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, या फिर कोई अदर परीक्षा हो, या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों की जो पीजीटी हिंदी की परीक्षा होने वाली है, उनके लिए भी ये प्रश्न रामबाण सिद्ध हो गए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले प्रश्न दिया गया है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था, वो हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से ही लिखा था। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा, तो आपको पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1929 है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है। तो हिंदी साहित्य का जो सबसे अधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, या हिंदी भाषा और साहित्य का विकास जो कि हरिओत जी द्वारा लिखा गया, या फिर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो कि सुमन राजे जी द्वारा लिखा गया। तो सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय ग्रंथ हमारा रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। 1929 इसका प्रकाशन वर्ष रहा। तो ये भी जो यहाँ पर ग्रंथ दिए गए हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिओत जी का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का, और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम से सुमन राजे ने लिखा। ये ग्रंथ भी आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, लगभग जो है 25-26 इम्पोर्टेंट ग्रंथ रहे हैं, वे मैंने आपको वीडियो में करा भी रखे हैं। और जो अभी आपका एग्जाम है, तो उनको भी हम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 3। अगर भाई वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है ये परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल प्रश्न रहेंगे, तो आप प्लीज वीडियो पर कमेंट अवश्य किया करो, बताया करो वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ में जो है लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रस्थान बिंदु है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को कहा। तो ध्यान रखना है, शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4। डॉक्टर गिरियसन ने अपने साहित्य इतिहास सर्वाधिक सहायता किससे ली। जो डॉक्टर गिरियसन ने अपना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिट, इनके ग्रंथ को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ताकि आपको याद रहे। द मॉडर्न वर्नाकुलर, द मॉडर्न वर्नाकुलर एंड सॉरी भाई, लिटरेचर है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये ग्रंथ जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम का जो ये ग्रंथ है, जो कि डॉक्टर गिरियसन जी ने लिखा। इस ग्रंथ में जो अपने ग्रंथ को लिखने के लिए साहित्य इतिहास किसकी सहायता ली, किस ग्रंथ की सहायता ली इन्होंने सबसे ज्यादा, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ
हिंदुस्तान नामक जो ग्रंथ में जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे अधिक जो सहायता प्राप्त की ली है वो शिव सिंह सरोज से ही ली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे ग्रियर्सन ने इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तान ग्रंथ को भी आधार बनाया है, शिव सिंह सरोज को भी आधार बनाया है। यहाँ पर सर्वाधिक सहायता पूछी गई है, तो ये आप इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। काफी सारे ग्रंथों को आधार बना करके उन्होंने लिखा है, लेकिन सबसे ज्यादा शिव सिंह सरोज से सहायता ली उन्होंने। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि किसका ग्रंथ है, अभी हमने देखा था, ग्रियर्सन जी का ग्रंथ है। इसमें वर्णित कवियों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें जो है कवियों की संख्या 952 है। एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी गई हो तो उस वही लगाना आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रयुक्त ग्रियर्सन है। किसने माना है जॉर्ज ग्रियर्सन को हिंदी साहित्य का हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास का आदम प्रवर्तक शुक्ल जी को न मान करके ग्रियर्सन को माना है। किसके द्वारा, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा नलिन विलोचन शर्मा जी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्ययदाताओं और दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्ययदाताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु। अध्ययदाता यानी कि जो हिंदी में रुचि रखते हैं, हिंदी का अध्ययन करते हैं, हिंदी को पढ़ते हैं, उनकी दृष्टि का केंद्र बिंदु ये ग्रंथ क्यों नहीं बन सका, क्यों नहीं पढ़ पाए। जो हिंदी जानने वाले जो लोग थे वे इस ग्रंथ को जो है नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए, क्योंकि वह जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझने का श्रेय किसे जाता है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे आलोचनात्मक ढंग से समझने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है, तो आप सभी को पता है, आंसर हो जाएगा हमारा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ये आपको ध्यान रखना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझने का श्रेय जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से मुसलमान कवि है गंगा प्रसाद सिंह। आगे बढ़ते हैं, सॉरी भाई, मुसलमान कवि ने हिंदी के मुसलमान कवि नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को, अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसमें हिंदी साहित्य इतिहास का कितने कालों में को विभाजित किया है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा चार कालखंडों में उन्होंने विभक्त किया है। आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है, और जो है फिर भक्ति काल, रीति काल, और जो है आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी है। प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने नामकरण किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें हिंदी साहित्य के जो कालखंड किए हैं वो किस आधार पर किए हैं, एक सेकेंड, वहाँ की प्रवृत्ति के आधार पर। और पेंसिल पता नहीं अजीब सी चल रही है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के आधार पर हमें इन साहित्य ग्रंथों को देखना है। सबसे पहले कौन सा लिखा गया, उसके बाद कौन सा आया, तो देखते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, मिस्र बंधु, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, आपको पता ही है।
मिश्र बंधुओं को जो इतिहास है वो 1913 में लिखा गया, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी 1940 में हजारी प्रसाद ने, और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में जो है गणपति चंद्रगुप्त जी द्वारा लिखा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके अकॉर्डिंग हमें किस ऑप्शन के अंतर्गत मिल रहे हैं। सबसे पहले मिश्र बंधु आएंगे तो हम देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि सी में ही है मिश्र बंधु जी। तो मिश्र बंधु ने जो हिंदी साहित्य का मिश्र बंधु विनोद नाम से जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो 1913 में प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए, और इसका जो चौथा भाग है जो है ये 1934 में प्रकाशित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1940 में लिखी। उसके बाद हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त ने जो है गणपति चंद्रगुप्त ने 1965 में लिखा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बिसल देवरासो काव्य रूप क्या है। बिसल देवरासो का जो काव्य रूप है वो आपको बताना है। तो बिसल देवरासो एक गीति काव्य है। बिसल देवरासो के जो रचनाकार है वो है नरपति, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वीर गाथात्मक रचना नहीं है, इनमें से वीर गाथात्मक रचना कौन सी नहीं मानी जाती। तो ये आपको पता ही है, जो बिसल देवरासो है ये एक श्रृंगारिक रचना रही है, ना कि वीर गाथात्मक। इसमें श्रृंगारिकता का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कीर्ति कौन सी है। परमाल रासो वीर गाथात्मक रचना है, और जो पृथ्वीराज रासो भी वीर गाथात्मक रचना है। उसके बाद जो है बिसल देवरासो का नाम आता है। बिसल देवरासो जो है एक श्रृंगारिक रचना है। आगे बढ़ते हैं, विद्यापति की पदावली। कुछ लोग इस पर तो विवाद हुआ है भाई कि कोई तो जो है विद्यापति को भक्त मानते हैं इसकी पदावलियों को पढ़ करके, कोई इन्हें श्रृंगारी कवि कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान रखना है, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहा जाता है। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को हम कड़वकशीली बोलते हैं। तो ध्यान रखने, आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो माना जाता है, जो कि चंद बरदाई जी द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रानीपन और सामंती जीवन के बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता है। रानीपन और सामंती जीवन के इससे बंधन की मुक्ति की जो अभिव्यक्ति है वो इनमें से जो है किस ग्रंथ की खास विशेषता रही है। तो बिसल देव रासो की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग पूछा हुआ है। पृथ्वीराज रासो का जो सबसे बड़ा सर्ग है वो कनवज युद्ध है। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा। चंद बरदाई जो कवि है उसे पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है। चंद बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन मानने वाले जो विद्वान है वे कौन है। तो ध्यान रखना है, गारसा दातासी। गारसा दातासी जो है चंद बरदाई को पृथ्वीराज रासो का समकालीन इन्होंने माना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन्होंने अपने ग्रंथ में ही जो है इन्होंने जो गारसा दातासी ने, एक पॉइंट और ध्यान रखना है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गारसा दातासी ने अपने ग्रंथ द इस्तवार इस्तवार द सॉरी भाई इस्तवार द लिटरेचर इस्तवार द लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तान ग्रंथ में, इस ग्रंथ में ये इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो बताया है कि पृथ्वीराज रासो
को जो है ना सॉरी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के जो रचनाकार है वो चंद बरदाई है और इसी के जो समकालीन है वे पृथ्वीराज है। चंद पृथ्वीराज के ही समकालीन इनके कवि चंद बरदाई रहे हैं। और जो रासो शब्द की उत्पत्ति है, मेन पॉइंट ये बताना चाह रही हूँ भाई मैं, जो रासो शब्द की उत्पत्ति है गारसा दा तासी के अकॉर्डिंग इस ग्रंथ के अनुसार जो है राजस्व से माने हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्व से किसने मानी, रासायन से किसने मानी, और रामचंद्र शुक्ल ने राजस्व शब्द की उत्पत्ति रासायन से मानी है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और हजारी प्रसाद ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला बारहमासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला बारहमासा जो है सबसे पहले हमें किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ध्यान रखना है, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला बारहमासा का वर्णन सबसे पहले हमें बिसल देवरासों के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा बिसल देवरासो। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना है? तो पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वानों ने प्रमाणिक माना है, कुछ ने अर्ध प्रमाणिक माना है, और कुछ किसी ने इसे भाई अप्रमाणिक भी माना है। तो ये ध्यान रखना है आपको। किसी ने अप्रमाणिक भी माना है। तो प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में इनमें से कौन रहे हैं ये आपको बताना है। तो पृथ्वीराज रासो को जो प्रमाणिक माना है इनमें से रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसे अप्रमाणिक माना है, पूरा का पूरा जाली ग्रंथ बता दिया। और श्याम सुंदर दास ने जो है प्रमाणिक माना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर बुलर ने भी और जो है हीराचंद जो ओझा ने भी अप्रमाणिक माना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य है? पृथ्वीराज रासो मूलतः किस प्रकार का काव्य है? तो एक प्रास्तिक काव्य है पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है, कौन सा सबसे अधिक विवाद का पक्ष रहा? तो पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता का विवाद वो हुआ क्योंकि इसका जो पूर्व भाग है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का वो काल्पनिक माना जाता है, और जो उत्तर का भाग है यानी कि बाद का भाग है वो ऐतिहासिक माना गया है। तो इस प्रकार जो है इसकी ऐतिहासिकता पर प्रश्न उठाया है, इसीलिए इसको अर्थ प्रमाणिक, अप्रमाणिक और प्रमाणिक ग्रंथ माना है। अर्थ प्रमाणिक मानने वालों में जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय, ये सभी अर्थ प्रमाणिक मानने वालों में है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पृथ्वीराज रासो बिल्कुल जो है एक अनैतिहासिक ग्रंथ है। तो पूरा का पूरा जाली ग्रंथ माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इसी का समर्थन इन्होंने किया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। इन्होंने अनैतिहासिक ग्रंथ माना है, अर्थात पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में ही नाम आता है, और मोहनलाल विष्णुलाल पांडे का नाम जो है प्रमाणिक मानने वालों में आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई? तो आदिकाल की जो है किस रचना में इतिहास की उपेक्षा मिलती है ये हमने अभी देखा था। ऐतिहासिकता पर जो है विवाद खड़ा हुआ था पृथ्वीराज रासो की ग्रंथ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, कौन प्रसिद्ध हुए हैं पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में? तो ध्यान रखना है, कर्नल जेम्स टोड का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिसल देवरासो की नायिका कौन है? तो बिसल देवरासो की नायिका जो है
राजमती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संयोगिता पृथ्वीराज रासो की नायिका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 28। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा माना जाता है? तो दोहा छंद को ही हिंदी का सबसे प्राचीन छंद माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो अजमेर के शासक से संबंधित रचना किस रचनाकार की है? तो आपको ध्यान रखना है, ये आंसर हो जाएगा हमारा नरपति नालय की, क्योंकि जो बिसल देव रासो जो रचना है वो के शासक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल कीर्तियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकालीन कीर्तियों पर विचार करते हुए प्रमाणिक जो ग्रंथ माने हैं उनकी संख्या कितनी रही है? तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रमाणिक उन्होंने 12 ग्रंथ माने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति जो है इनमें से आरंभ करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही रहे हैं। इन्होंने हर एक काल के भाई ये थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है कि ये गार सदा तासी है, ना कि ये गार सदा तासी। तो ये ध्यान रखना है। जॉर्ज क्रिएशन, शिव सिंह सेंगर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने केवल हिंदी साहित्य का जो कालखंड है उनका नामकरण जो है इन्होंने जो है केवल एक एक नाम को ही अपनाया है कि आदिकाल को जिसने चारण काल कह दिया तो उन्होंने चारण काल ही कहा है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण दिए हैं। आदिकाल को इन्होंने जो है वीर गाथा काल नाम दिया है। वीर गाथा काल किसने नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन इन्होंने आदिकाल को भी नकारा नहीं है, कि ये कहा है कि अगर आप आदिकाल कहना चाहो तो इस काल को कह सकते हो। इसी प्रकार जो है इन्होंने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है। और जो है सिंगारिक काल कहना चाहो तो आप सिंगारिक काल भी कह सकते हो। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है और कहा है कि आधुनिक काल को आप जो गद्य काल को आप आधुनिक काल कहना चाहो तो कह सकते हो। तो हर एक जो दूसरे नाम है को भी इन्होंने अपनाया है, ना कि उनको नकारा है कि ये दूसरा नाम नहीं हो सकता, नहीं बोल सकते आप कह सकते हो। लेकिन जो शुक्ल जी ने नामकरण दिया है वो प्रवृत्ति के आधार पर दिया है। तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है। दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति जो अपनाई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, बार बार पूछा जाता रहा है। आचार्य रामचंद्र सॉरी भाई, आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा है? आविर्भाव का मतलब होता है कि शुरुआत, आविर्भाव की उसकी शुरुआती काल। ये आविर्भाव नाम देने वाले विद्वान जो है हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ तो आदिकाल से ही हुआ। और आदिकाल को जो है आविर्भाव काल किसने कहा? तो डॉक्टर राकेश और सलेश चेती दोनों ने जो है इन्होंने आविर्भाव की संज्ञा दी है आदिकाल को। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? आदिकाल को उद्भव काल कहने वाले जो विद्वान है वो नाम आता है वासुदेव सिंह जी का। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिकाल को आधार काल की संज्ञा किसने दी? तो आधार काल कहा है मोहन अवस्थी ने। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिकाल का की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार या फिर सर्वमान्य तौर पर हम कहीं बात करें तो आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 विक्रमी संवत मानी जाती है। भाई अगर आप इसमें से ईस्वी निकालोगे तो आप इसमें 57 माइनस कर सकते हो। तो जिस पर का आंसर हो जाएगा हमारा 1993 से लेकर के 1318
ईस्वी तक आचार्य ये जो आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है। शुक्ल जी के अनुसार भी और सर्वमान्य तौर पर भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। राहुल सांसकर्तायन ने आदिकाल को क्या कहा है? राहुल सांसकर्तायन ने आदिकाल को जो है सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। आगे बढ़ते हैं, बीजोत्पन्न काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल और संधि काल दोनों की संज्ञा दी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिरियेशन ने आदिकाल को क्या कहा है? गिरियेशन ने आदिकाल को जो है केवल चारण काल की ही संज्ञा दी है। ये आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? आदिकाल को आरंभिक काल कहने वाले इनमें से जो है वो मिश्र बंधु जी का नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 क्वेश्चन पर पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सरहप्पा को किसने माना हिंदी का प्रथम कवि? राहुल राहुल सांसकृत्यायन ने जो है सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना। सोमबू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले राम कुमार वर्मा जी हैं। और पुष्यदंत को माना है सिंगर ने। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंदी में बारहमासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? हिंदी में बारहमासा का सर्वप्रथम वर्णन हमें अभी हमने देखा था बिसल देव नामक रचना में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल आपको पता ही होगा। चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के रचयिता है। चंद बरदाई द्वारा ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा गया जिसमें 69 सर्ग है 69। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, और 68 प्रकार के छंद है। वैसे तो बहुत कुछ है पृथ्वीराज रासो के संबंध में जानने का, प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम समझ लेंगे। पृथ्वीराज रासो की यहाँ पर भाषा पूछी गई है। पृथ्वीराज रासो की भाषा में बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, कहीं पर डिंगल पिंगल दिया होता है, कहीं पर जो है ब्रिज दिया होता है। तो इसका मतलब क्या है तो आप समझ सकते हो। यहाँ पर हमें ऑप्शन के अनुसार चलना है। पृथ्वीराज रासो में कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। सबसे अधिक जो है ब्रिज भाषा हमें देखने को मिली है, इसलिए ब्रिज भाषा को ही हम आंसर में लगाएंगे। अगर ब्रिज भाषा नहीं है तो डिंगल पिंगल हम लगा सकते हैं, डिंगल पिंगल। अगर केवल पिंगल हो तो पिंगल को भी हम लगा सकते हैं। पिंगल ना दिया गया हो, केवल पिंगल हो, तो डिंगल का मतलब होता है उपरंश प्लस राजस्थानी। और डिंगल ये होता है डिंगल का मतलब। और पिंगल का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश प्लस ब्रिज। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा गया है? पृथ्वीराज रासो में जो है सर्गों को क्या नाम दिया है? तो समय नाम दिया है। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, किसी में जो है जो सर्ग होते हैं, किसी महाकाव्य में सर्गों को अध्याय कहा गया है, किसी में खंड कहा गया है, किसी में प्रकरण का नाम दिया गया है, लेकिन पृथ्वीराज रासो में सर्गों को जो है समय नाम दिया है। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? तो ये आपको बताना है। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग है और 68 प्रकार के छंद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चंद बरदाई को पृथ्वीराज रासो का समकालीन किसने कहा है? चंद बरदाई को पृथ्वीराज रासो का समकालीन कहने वाले गारसादा तासी का नाम आएगा। ये हम पहले कर चुके हैं। तो देखते हैं, हिंदी में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला बारहमासा का सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? बिसल देव रासो। 1-2 क्वेश्चन हमारे रिपीट हो गए भाई। आगे बढ़ते हैं,
पृथ्वीराज रासो की नायिका पूछी हुई है, पृथ्वीराज रासो की नायिका का नाम पूछा हुआ है, तो राजमती जो है पृथ्वीराज रासो की नायिका का नाम है। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का असली नाम क्या है? अमीर खुसरो का असली नाम जो है अब्दुल हसन है। तोताए हिंद किसे कहा जाता है? तोताए हिंद अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने माना है? तो अवधि का प्रथम कवि जो है अमीर खुसरो ने राम कुमार वर्मा जी को माना है, और हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को माना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आप लोगों ने ऊपर के उसमें पढ़ाई था। अमीर खुसरो को जो है राम कुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि माना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बच्चे जो है प्रथम कवि देख करके आंसर लगा देते हैं, ये नहीं देखते कि किस भाषा का पूछा हुआ है। तो अवधि का पूछा हुआ है यहाँ। अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा जी ने। अगर इसकी जगह हिंदी का प्रथम कवि आ जाता, हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने किसे माना है? तो शंभू। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। 8वीं शताब्दी के अपभ्रंश भाषा के कवि हुए हैं शंभू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन कीर्तियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भाई, हिंदी साहित्य के इतिहास के दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को आरंभ करने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ये हम पढ़ चुके हैं। विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट कहा है? तो विद्यापति ने अपनी जो है कीर्तिलता की भाषा को अवहट कहा है। पुरुष परीक्षा इनकी संस्कृत की भाषा की रचना है, और जो है पदावली में इन्होंने अवधी भाषा में लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 55। कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से किस कवि को जाना जाता है? यहाँ पे थोड़ा स्पेस आएगा भाई। कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से जाने जाते हैं इनमें से विद्यापति जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? विद्यापति पदावली का संपादन करने वाले जो विद्वान हुए हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी का नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 57। देसिल बयाना सब जन मिठा ते तेसन जप हो अब भट्ठा। ये अब देसी भाषा जो है सबको अपनी अच्छी लगती है, अपनी भाषा सबको अच्छी लगती है, तो ये बात कही है विद्यापति जी ने। विद्यापति जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? मैथिल कोकिल कवि कंठाभरण और जो है पंचानन आदि जो है नाम मिले हैं, सॉरी भाई, विद्यापति जी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैथिल कोकिल जो है विद्यापति जी को कहा जाता है। विद्यापति ने पदावली की रचना करने के कारण इन्होंने मैथिल कोकिल की उपाधि प्राप्त की है। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? विद्यापति की पदावली में हमें किस रस की प्रधानता देखने को मिलती है? तो विद्यापति की पदावलियों में श्रृंगारिक रस की प्रधानता देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को कहा जा सकता है। कथनों से भी काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, हर एक कथन भी आपको देखते हुए चलना है। तो हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा हमारा मिस्र बंधु जी द्वारा ये कथन कहा गया है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किस रासो ग्रंथ का संबंध विग्रह राज चतुर्थ है? किस रासो ग्रंथ का संबंध विग्रह राज चतुर्थ है? तो विग्रह राज चतुर्थ हमारा संबंध है बिसल देव रासो से। बिसल देव पूछा जाए तो बिसल देव कौन से नंबर की है? ये बिसल देव तृतीय का वर्णन है, और जो है विग्रह राज चतुर्थ।
भी कहा जाता है इनको। विसलदेव द्वितीय को विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे चंद बरदाई ने लिखा। चंद बरदाई जी द्वारा लिखा गया है पृथ्वी का प्रथम महाकाव्य। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी राशि शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? मैंने आपको बताया था, रसायन से मानने वाले विद्वान है रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल ने राशि शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है, रासक से मानी है हजारी प्रसाद ने। और नरोत्तम स्वामी ने मानी है रसिक शब्द से। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और राजशीय से भी मैंने बताया था आपको, खालसा का वासी। तो इनको पॉइंटों को आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, ताकि परीक्षा में पूछा जाए तो किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 64। बिसल देव रासो में राजा बिसल देव के साथ किस विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? बिसल देव रासो में राजा बिसल देव के साथ जो है राजमती के विवाह के वियोग व पुनर्मिलन की कथा दिखाई गई है। यानी इनडायरेक्ट रूप में ये पूछा गया है कि बिसल देव रासो की नायिका कौन है? तो बिसल देव रासो की नायिका राजमती है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 पूछा गया है। एक पंक्ति दी गई है यहाँ पर। तो ये पंक्ति पूछी गई है किस कवि द्वारा रचित है? उक्ति धर्म विशाल काय राजनीति नवरस घट भाषा पुराण च पुराणम कथिन मया। ये पंक्ति जो है हमें चंद बरदाई जी द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में ही देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 ही प्रश्नों को हम करेंगे भाई आज की क्लास में, आदिकाल से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को, भक्ति काल से जुड़े हुए जितने मुख्य मुख्य प्रश्नों को भी नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो प्रश्न काफी सारे हैं, लगभग लगभग 200 प्रश्न हमारे पास जो है आदिकाल से जुड़े हुए हैं। उनको मैं पहले भी करा चुकी हूँ, पिछली वीडियो में आप जा करके उनको देख सकते हो। तो ये एक टेस्ट के थ्रू मैंने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर लिया है, ताकि आपकी जो परीक्षा है 23 तारीख को होने वाली है, 23 सितंबर को, तो उसके लिए आपको मदद मिल पाए। एक तरह से आप लोगों का टेस्ट है ये। और आप इनको इन प्रश्नों में से ये जो है कर करके ये आप बताया करो कि आपके अंत में कितना स्कोर हो पाया है। उसी के अकॉर्डिंग आप जो है कमेंट बॉक्स में आप अपने स्कोर को लिख सकते हो। आपके जो है 65 में से 40 सही हुए हैं, या फिर 50 सही हुए, या 60 सही हुए, या फिर 30 की जितने भी आपके सही प्रश्न हुए, तो उनको कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख करके आप स्कोर बताया करो, ताकि जो है आपको ये भी पता चले कि बच्चे कौन कहाँ तक कितनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम आगे और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।